नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज में एक नया डिजीज लीफ ब्लाइट ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय। ये वो डिजीज है जिसको सबसे पहले 1924 में सबसे पहले इंडिया में नोटिस किया गया था। और उस समय इसको बहुत ही एक माइनर छोटी सी डिजीज मानी गई थी क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा एस्टिमेट नहीं किया गया था। ये 1950 तक ऐसी स्थिति रही। उसके बाद जब ये डिजीज बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गई, बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग गया, तब इसको अच्छे से पढ़ा गया और उस समय इसको ज्ञात हुआ कि ये डिजीज़ इतनी सामान्य नहीं है, इससे होने वाला नुकसान काफ़ी होता है। इसकी विशेष बात है कि सीडलिंग आर नॉट अटैक्ड। जो छोटे पौधे होते हैं, जो बीजों से अभी तुरंत निकलते हैं सीडलिंग्स, वो अटैक नहीं होते। जो मेच्योर होने के बाद ही ये प्लांट पे डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो सिम्टम्स है डिजीज़ में इट्स फर्स्ट अपीयरेंस, पहली बार कब दिखाई देता है? जब वो क्रॉप 7 से 8 वीक पुराना हो जाता है। 7 से 8 सप्ताह के बाद जब पुराना पेड़ हो जाता है, तब उसमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं पहली बार। डर्म वैरायटी की जो वीट होती है एंड रिलेटेड जो वैरायटीज होती हैं दैट आर मोर ससेप्टेबल, वो ज़्यादा वाहक होती हैं, उसमें ज़्यादा आसानी से रोग लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है? द फर्स्ट अपीयर एज स्मॉल, छोटे धब्बे लग बनते हैं जो कि क्लोरोटिक होते हैं। क्लोरोटिक कहने का मतलब है येलो कलर होते हैं, इसमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, इसलिए पीली चित्तियाँ बनती हैं। उसका जो आकार होता है ओवल या फिर इलिप्टिकल हो सकता है। ऐसे लेजन्स बनते हैं एंड बाद में ये लेजन्स बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वो जो लेजन जो छोटे ओवल शेप के थे, इलिप्टिकल शेप के थे, वो इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो क्लोरोटिक बॉर्डर्स होते हैं उस लेजन्स के, दे बिकम डिफ्यूज, उसका कोई मार्जिन फिक्स नहीं होता। वैसे बाकी आप देख सकते हैं जब नए लेजन्स होते हैं तो उसका बॉर्डर एकदम फिक्स होता है, बॉर्डर का शेप डिफाइंड होता है। लेकिन जैसे जैसे पुराना हो जाता है वो फैल जाता है इतनी बुरी तरह से कि उसका जो बॉर्डर फिक्स नहीं रह जाता। और जो कलर इसका चेंज हो जाता है, लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, जबकि जो पहले था वो येलोइश कलर का था, पीलापन लिए हुए था। बाद में बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स जो होते हैं वो कोलेस हो जाते हैं। कोलेस करने का मतलब है मिक्स हो जाते हैं आपस में और बड़ा एरिया कवर करते हैं लीफ पे, जिससे कि लीफ का जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है वो कम हो जाता है और इसी वजह से डेथ ऑफ द इंटायर लीफ, पूरी जो पत्ती है वो डेड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सूख जाती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे जो डिजीज जब ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं और इनका जो सूखने का भी एक विशेष पैटर्न होता है, फ्रॉम टिप टू बिलो। टिप से स्टार्ट होती हैं और नीचे की तरफ ये धीरे धीरे सूखती जाती हैं। और जो लेजन्स थे जहाँ पर वो ब्राउन कलर के लेजन्स बन गए थे, वो ब्लैक पाउडरी कोनिडिया से ढक जाता है, उसमें कोनिडिया भर जाते हैं, इसलिए वो ब्लैक पाउडरी कोनिडिया वहाँ से दिखाई देते हैं। और ये सबका होता है अंडर मॉइस्ट कंडीशन, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिड कंडीशन जो है, मॉइस्ट कंडीशन जो है, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस डिजीज। बाद में ऐसे ही सिम्टम्स जब रोग पुराना हो जाता है तो अपीयर ऑन लीफ, शीट, ईयर, ऑन्स एंड ग्लव्स पे भी सभी जगह ये डिजीज दिखाई देती है ऊपर के हिस्से में। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है और इसका नाम है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। इसको आइडेंटिफाई किया था प्रसाद एंड पब्बू ने और इसको बाद में पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि यही वो डिजीज है जिससे कि ब्लाइट ऑफ वीट डिजीज होती है। उस बहुत सारे दूसरे स्पीशीज होती है जैसे कि अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, अल्टरनेरिया टेनेसिमा एंड अल्टरनेरिया आर्बोरेसेंस। ये सभी इसी फंगस से, इस ब्लाइट डिजीज से एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन अगर इनको अलग से देखें तो दीज आर नॉन पैथोजेनिक। ये रोग अलग अलग रोग उत्पन्न नहीं कर सकते किसी पौधे के ऊपर, इसको कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। इस फंजाई का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है? किंगडम इज माइकोटा क्योंकि फंजाई है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना, क्लास यू एस्कोमाइस्टीज, ऑर्डर प्लियोपोरेस, फैमिली प्लियोपोरेसी, जीनस अल्टरनेरिया एंड स्पीशीज ट्रिटिसिना। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहले हम अभी तक अल्टरनेरिया को पढ़ते आए थे ड्यूटेरोमाइसीटीज में, पर फंजाई इम्परफेक्टाई में, क्योंकि इस हम अभी तक यही था कि इसमें सिर्फ कोनिडिया बनती है, इसका सेक्सुअल स्टेज नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद की रिसर्च में ये पता चला कि ड्यूटेरोमाइसीटी में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी फंजाई होते हैं, वो तब तक वो उस ग्रुप में रखे जाते हैं जब तक उसका सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज या कोनिडियल स्टेज मालूम होता है, उसका सेक्सुअल स्टेज आइडेंटिफाई नहीं होता। लेकिन एक बार जब उसका सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको
तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप का, जिस पर्टिकुलर क्लास का, जिस पर्टिकुलर सब डिवीजन का वो सेक्शुअल स्टेज आइडेंटिफाई होता है, उस सब डिवीजन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसीलिए पहले अल्टरनेरिया को हम ड्यूटेरोमाइकोटिना में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको, क्योंकि इसका जो सेक्शुअल स्टेज है वो एस्कोमाइकोटिना जैसा होता है, इसलिए इसको एस्कोमाइकोटिना में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब माइसीलियम कैसी होती है, उसके बाकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे होते हैं, वो उसको देखते हैं। माइसीलियम जो होता है शुरू शुरू में हाईलाइन होता है, कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस या हाईलाइन जिसको बोलते हैं। बाद में ये डीप ऑलिव कलर का हो जाता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज कोनिडिया। और वेजिटेटिव हाइफी भी इसी कलर का होता है, हाइफी ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। बाद में जब ग्रुप पे लेजन जहाँ पर बनते हैं पत्तियों के ऊपर, वहां पर एक कोनिडियो फोर्स बनाते हैं जिसके ऊपर कोनिडिया लगेगी। कोनिडियो फोर्स आर एसेप्टेट, यूजुअली अनब्रांच होते हैं। एक कोनिडियो फोर पे एक ही कोनिडिया लगती है, बट समटाइम्स दे आर ब्रांच्ड। कोनिडियो फोर भी ब्रांच हो सकते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, सिंगल होते हैं, या फिर इन फेसिकल्स, फेसिकल्स मींस गुच्छे में, ग्रुप में होते हैं, जो कि स्टोमेटा से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। जो कोनिडिया के ऊपर लगती है वो कैसी होती है? कोनिडिया मेजर्स 15 to 89 मल्टीप्लाई बाई 7 to 30 माइक्रोमीटर है इन साइज, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 15 से 89 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और जो चौड़ाई है वो 7 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और ये दे आर बॉर्न सिंगली और इन चेन ऑफ 2 to 4। या तो ये कोनिडिया 4 के ऊपर सिंगल लगते हैं, या फिर उसके ऊपर 2 से 4 की चेन में लगे हुए होते हैं। जैसे कि चेन में कहने का मतलब है ये एक कोनिडिया लगी होगी, नीचे आगे भी आपको चित्र में आएंगे सेपरेट की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं और एंड ट्रांसवर्स सेप्टा भी होते हैं प्रेजेंट। ये आगे हिस्सा बी के जैसा निकला हुआ होता है, और चेन में कहने का मतलब है कि इसके इस तरह से ये एक के नीचे एक चेन में लगी होती हैं, इस तरह से चेन में लगी होती हैं। इनकी बारे में थोड़ी और विशेषता क्या होती है इसका? दे आर स्मूथ, सरफेस इसका स्मूथ होता है, इरेगुलरली ओवल, ओवल तो होते हैं लेकिन इसका एक फिक्स्ड ओवल नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। विथ बोथ एंड्स राउंडेड, दोनों सिरे इसके राउंडेड होते हैं और इलिप्सॉइडल हो सकते हैं, बट ग्रेजुअली टैपरिंग इनटू अ बीक। इसके जो टिप्स होते हैं वो आगे की तरफ नुकीले होकर बीक बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कोनिडिया, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज, ये बीक लाइक प्रोजेक्शन ये निकला हुआ होता है। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी ऑफ द कोनिडियम इज लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की होती है, और डार्क ब्राउन भी हो सकती है, डार्क ऑलिव कलर की हो सकती है, लेकिन जो पुराने होने के साथ साथ ये डार्क होते जाते हैं और डार्क कलर हो जाते हैं। और एक ही कोनिडिया में 1 से लेकर 10 ट्रांसवर्स सेप्टा हो सकती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी होती है, वो 0 से लेकर 5 तक हो सकती है। 0 का मतलब नहीं भी हो सकती है, एंड 5 की संख्या तक हो सकती है। दिस इज द कोनिडिया, ये आगे बीक की तरह निकली होगी, इलेक्ट्रिकल या इरेगुलरली ओवल हो सकती है, जैसे ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होती है इस तरह से, एंड बीच बीच में कहीं पर लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी प्रेजेंट होती है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा, दिस इज अ सिंगल कोनिडिया। कोनिडिया क्या होती है? जर्मिनेट्स, इसका जो टेम्परेचर है, जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो है 5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जर्मिनेट हो सकती है, लेकिन बेस्ट टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आवश्यक होती है इसको जर्मिनेट होने के लिए, अगर ड्राई कंडीशन है तो ये जर्मिनेट नहीं होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ द फंगस इन कल्चर इज अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको कल्चर करना चाहें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, तभी इस कल्चर में ये फंजाई ग्रो कर सकती है। होस्ट रेंज ऑफ द स्पीशीज इज कन्फाइंड टू द व्हीट वैराइटीज ओनली। ये दूसरे किसी घास में इफेक्ट नहीं करती, सिर्फ गेहूं की वैराइटीज पर ही ये आती हैं, ये फंजाई। आप देखते हैं डिजीज साइकिल कैसा होता है। द पैथोजन इज सॉइल बॉर्न एंड सीड बॉर्न, सॉइल से भी आ सकते हैं एंड सीड बॉर्न से भी आ सकते हैं, सीड बॉर्न भी होते हैं। जो सॉइल बॉर्न इनोकुलम है, जो सॉइल में प्रेजेंट इनोकुलम है, दैट इज ससेप्टेबल टू द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। वो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता, बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, एंड मे नॉट सर्वाइव द समर टेम्परेचर ऑन डिजीज क्रॉप डेब्रिस फॉर मोर देन 2 months।
अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्लांट डेब्रिस जो खेत में पड़े रहते हैं उसमें इसके जो फंजाई और स्पोर्स पड़े रहते हैं, वो 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो। कोनिडिया इज प्रेजेंट ऑन द सीड सरफेस, सीड के सरफेस के पे कोनिडिया के फॉर्म में, या फिर माइसीलियम के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकती है। अगर सीड के अंदर है इनोकुलम तो माइसीलियम के फॉर्म में है, अगर सरफेस पे है तो कोनिडिया के फॉर्म में है। पावेल एंड कुमार ने 2001 में रिपोर्ट किया था कि जो पैथोजन है इन्वेड द एपिडर्मल लेयर्स, एपिडर्मल लेयर को इन्वेड करती है या फिर सीड कोट को इन्वेड करती है सीड्स के। कभी कभी ये एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो तक भी पहुंच जाती है, बहुत अंदर तक इन्वेड कर सकती है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो तक भी कर सकती है, और वहां पर ये स्पोगुलेट करती है, नहीं कि स्पोर्स बनाती है। जो इनोकुलम होता है दैट इज कैरीड विद द सीड, ये सीड के साथ कैरी होता है या माइसीलियम के फॉर्म में, अगर सीड के अंदर हो तो, अगर सरफेस पर हो तो कोनिडिया के फॉर्म में। एंड देयर इट मल्टीप्लाइज, वहां पर ये मल्टीप्लाई करता है, बहुत विकसित होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, एंड एस्टैब्लिशेड इन द सॉइल, एंड सॉइल में ये स्थायी रूप से रह जाता है। द लीव्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, जो पत्तियां प्लांट में जो होने के बाद जो पत्तियां सॉइल सरफेस के पास में होती हैं उनमें सबसे पहले इन्फेक्शन आता है, दे आर इन्फेक्टेड फर्स्ट, और द स्पोर्स आर स्प्लैश्ड बाय रेन टू द लोअर मोस्ट लीव्स। और ये आती कहाँ से हैं, जो स्पोर्स हैं वो रेन के स्प्लैश के साथ, ह्यूमिडिटी आवश्यक है, वो जो नीचे की पत्तियां हैं वहां पर पहुंच जाती हैं, वहां ये जर्मिनेट करती हैं, लोअर मोस्ट लीव्स, सबसे नीचे की पत्तियों पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो जर्म ट्यूब होता है कोनिडिया का, जर्मिनेट होने के बाद जो जर्म ट्यूब बनता है, दैट सेल्डम पेनिट्रेट्स द होस्ट थ्रू स्टोमेटा वुंड्स, ये कभी कभी ही स्टोमेटा या वुंड्स के द्वारा प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, हो सकते हैं लीफ के में अंदर। देयर इज मोस्टली डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑन वो सरफेस ऑफ द लीफ, ज्यादातर जो पेनिट्रेशन है जर्म ट्यूब का प्लांट बॉडी के अंदर, लीफ के अंदर, वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है, क्यूटिकल और एपिडर्मल लेयर को पार करते हुए ये प्लांट की लीफ में आ जाते हैं। 7 से 15 दिन का जो पुराना सीडलिंग होता है वो ससेप्टेबल नहीं होता, उसमें इन्फेक्शन जल्दी आसानी से नहीं पकड़ता, कारण कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसकी पत्तियां सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं, जमीन को टच नहीं करती, इसलिए ये पुरानी पत्तियां जो जमीन पर लटकती हैं उनको ही इन्फेक्ट करता है। जो ससेप्टेबिलिटी है दैट इंक्रीजेस विद द प्लांट एज, ज्यादा सेंसिटिव वही प्लांट्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, प्लांट की एज ज्यादा हो जाती है जिनकी। ये है डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल को देखते हैं हम। ये है, आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें कि माइसीलियम एंड कोनिडिया ओवरविंटर्स इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और ऑन सीड। दो सोर्सेज हैं, या तो प्लांट डेब्रिस में ये सॉइल बॉर्न पैथोजन के रूप में रहे, ये दिस इज डेब्रिस, इसमें जो पत्तियां होंगी पुरानी उसमें कोनिडिया, जो पशुस हैं उसमें ये कोनिडिया होगी, या फिर ये सीड बॉर्न हो सकते हैं, सीड्स में या तो माइसीलियम के फॉर्म में रहे, सीड के अगर अंदर हो तो, या फिर सरफेस पे हो तो कोनिडिया के फॉर्म में प्रेजेंट रहे, वहां से ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है। जो सीडलिंग के स्टेज के बाद आपने पढ़ा कि 5 से 7 वीक पुराना होने के बाद ही इन्फेक्शन फैलता है, जो लोअर लीव्स होती हैं उसमें सबसे पहले आता है, और वहां पर ये कोनिडिया बनाता है। सेकेंड स्टेज प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न पैथोजन से था, एंड थर्ड स्टेज इज एक बार स्टैब्लिश होने के बाद ये कोनिडिया फोर्स एंड कोनिडिया बनाता है मैच्योर लीजन्स में। यहाँ पर दिस आप देख सकते हैं, दिस इज चेन ऑफ कोनिडिया, एक कोनिडिया, जैसे दूसरी कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया बनी हुई है। जो वेजिटेटिव माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर स्पेस में यहाँ फैली हुई दिखाई दे रही है आपको। दिस इज द फोर्थ स्टेज जिसमें कोनिडिया डिस्पोज बाय विंड और एनी स्प्लैश, जो कोनिडिया यहाँ पर बनी है ये हवा के साथ या पानी के बौछार के साथ दूसरे पौधे पर पहुंचती है। दूसरे पर पहुंचने के बाद क्या होता है, देख दैट कोनिडिया पेनिट्रेट द सरफेस, जर्मिनेट होती है और उसको सरफेस को पेनिट्रेट करके प्लांट बॉडी में या लीफ के अंदर एंटर हो जाती है। दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जरूरी है, आपने पढ़ा अभी 100% जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तभी जाके ये कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं। इस तरह से ये जो मेच्योर प्लांट है उनमें ये लीजन्स बनाती है नए, और यहाँ पे फिर से दोबारा ये पशुस बनेंगे, सिम्टम यहाँ दिखाई देगा, इसमें कोनिडिया बनेंगे, कोनिडिया फोर्स बनेंगे, और ये दोबारा रिपीटेड बनते हैं, बार बार ये बनते हैं, फिर नए पौधे को इन्फेक्ट करते हैं। तो एक तरह से दिस इज द सेकेंडरी डिजीज साइकिल, दिस इज द सेकेंडरी साइकिल, सेकेंडरी इन्फेक्शन उसी पौधे में कोनिडिया फोर्स से ही होता हुआ कोनिडिया बनते हैं, नए पौधे को इन्फेक्ट करते हैं,
तो ये जो साइकिल है दिस इज द सेकेंडरी साइकिल, दिस इज द सेकेंडरी साइकिल एंड दिस साइकिल इज प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी साइकिल, दिस साइकिल इज प्राइमरी साइकिल। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें सेक्सुअल स्टेज का कोई रोल नहीं है, ये कोलिडिया से ही फैलने वाला डिजीज है। अब आगे देखते हैं डिजीज को कंट्रोल कैसे किया सकता है। जो माइसीलियम है सीड के अंदर इज नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्डिनरी सीड ट्रीटमेंट, ऑर्डिनरी सीड ट्रीटमेंट से ये नष्ट नहीं हो पाते, इसीलिए उसके लिए दूसरी टेक्निक अपनानी होती है। क्या करते हैं उसको, सबसे पहले प्री सोकिंग द सीड इन वाटर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए सीड को भिगा के रखते हैं पानी में। उसके बाद 10 मिनट का डिप देते हैं हॉट वाटर में, उस वाटर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। 10 मिनट तक उस 52 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी में उसको रखा जाता है, उसको ड्राई कर लेते हैं। दैट गिव्स सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स विदाउट अफेक्टिंग सीड वायबिलिटी। इसमें सीड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो पैथोजन है फंजाई वो नष्ट हो जाता है। ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक ये कम हो जाता है। उसके बाद सीड को ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा तरीका ये 0.2% रोवेराल थेराम या फिर सेरेसान से उससे जो पैथोजन होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। तीसरा है फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे मतलब पौधे पे स्प्रे करना। ये 4 से 6 बार स्प्रे किया जा सकता है जिनप या फिर मोनक मैंकोजेब से, और 10 से 15 दिन के इंटरवल पे ये इसको दिया जाता है 3-4 बार, तब जाके ये डिजीज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोल मेथड बताया था, और ये बताया था प्रवीण एन कुमार ने 2004 में। उन्होंने बताया था कि एक एंटागोनिस्टिक सप्रेशन ऑफ अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना बाय ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक सप्रेशन। जो ट्राइकोडर्मा होता है दैट कॉइल्स अराउंड द हाइफी ऑफ पैथोजन, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना की जो हाइफी है उसके चारों तरफ ये कॉइल हो जाता है और चारों तरफ उसके रोप लाइक रस्सी के जैसे संरचना बनाता है, जिससे कि जो पैथोजन का हाइफी है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना का जो हाइफी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा नया कंट्रोल है, 2004 में डिवाइस किया गया था इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोल है। उसके बाद लास्ट एंड द बेस्ट इज द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। जो पुरानी इंडियन वीट वैरायटीज हैं जैसे कि NP4, NP52, NP200, NP809 एंड NP824, these are resistant to leaf blight। इसमें these are resistant करने का मतलब है इसमें रोग लगता ही नहीं है। जबकि जो दूसरी वैरायटीज हैं NP710, NP718, NP761, 788 एंड 790, these are tolerant। इसमें डिजीज लगता है लेकिन ये टॉलरेट सहन कर जाती है, इसमें नुकसान ज्यादा नहीं होता क्योंकि these are tolerant varieties। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट पैथोलॉजी की अगली सीरीज में हम फ्लैगस्मा ऑफ वीट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।